हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये हमारा सेकंड बुक का 4th चैप्टर है। हमारी सेकंड बुक कौन सी है? भारत की लोक तथा अर्थव्यवस्था। वहाँ से चौथा अध्याय लिया गया है मानव बस्तियाँ। इससे पहले हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो था मानव विकास, और आज का जो हम शुरू करने वाले हैं वो कौन सा है? मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियाँ से अभिप्राय है जहाँ पर मनुष्य रहता है, अपने लिए रहने की जगह ढूंढता है, रहना शुरू कर देता है, वो मानव बस्ती बन जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मेन बातें हैं उनको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। पूरा पार्ट नहीं करेंगे, उससे जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर बात करते हैं मानव बस्ती। मानव बस्ती का जो अर्थ बताया गया है इसमें क्या है? किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुलन जिसमें मनुष्य रहते हैं, मतलब ऐसे घरों की बात की गई है जहाँ मनुष्य रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? मानव बस्ती कहेंगे। और इसमें क्या होता है कि जो बस्तियाँ होती हैं वो आकार और प्रकार में भिन्न भिन्न होती हैं। अब यहाँ पर बात आ गई बस्तियों के आकार और प्रकार की, तो जो उनका आकार मतलब जो डिज़ाइन होता है किस टाइप की होती हैं वो सारी भिन्न भिन्न होती हैं, काम के आधार पर बटी हुई होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि उनका परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर तक होता है, मतलब एक छोटे से एरिया से लेकर बड़े बड़े महानगरों तक हो जाता है। आकार के साथ बस्तियों की आर्थिक अभिलक्षण सामाजिक संरचना भी बदल जाती है, और उनके आकार के अनुसार ही उनका जो आर्थिक अभिलक्षण होता है, मतलब जो विशेषताएं होती हैं वो सारी बदल जाती हैं। तो यहाँ पर हैं बस्तियाँ छोटी और विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुलित अवस्थित हो सकती हैं। कि यहाँ पर जो बस्तियाँ हैं वो छोटी भी हो सकती हैं, जहाँ कोई इक्के दुक्के घर हमें देखने को मिलते हैं। विरल का मतलब जो कहीं कहीं दिखाई देते हैं। जैसे हमने जो जनसंख्या वाला चैप्टर था उसमें बात की थी सघन जनसंख्या और विरल जनसंख्या, तो वही बात यहाँ बस्ती से है कि जो सघन का मतलब है जो पास पास जो घर बने हुए होते हैं, और विरल का मतलब है कि जो कहीं कहीं दूर दूर बने हुए होते हैं, से लेकर बड़ी और संकुलित अवस्थित हो सकते हैं। कि बस्तियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जो छोटी हो, कहीं कहीं दूर से लेके, और बहुत बड़ी बड़ी बस्तियाँ भी हो सकती हैं जो पास पास में बसी हुई भी हो सकती हैं। विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियाँ, जो विरल रूप से अवस्थित बस्तियाँ होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो मेन तो खेती के कार्यों में लगे होते हैं या फिर अन्य दूसरे प्राथमिक क्रियाकलापों में विशेष रूप से कार्य करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गाँव वाली बस्तियाँ कहते हैं, गाँव कहलाते हैं। दूसरी ओर कम किंतु बड़े अधिवास द्वितीयक, यहाँ पर बड़े अधिवास मतलब बड़े घर पाए जाते हैं। द्वितीयक और तृतीय कलापों में लोग लगे हुए होते हैं, जिन्हें हम नगरीय बस्तियाँ कहते हैं। अब जो बस्तियाँ हैं उनको ग्रामीण और नगरीय दो भागों में बांटा गया है, दोनों में डिफरेंस बताया गया है। जो ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक क्रियाकलापों से करती हैं। और जो ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं उसमें लोग किस कार्यों में लगे हुए होते हैं? प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे हुए होते हैं, और प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा जो आमदनी होती है उसी से अपना काम चलाते हैं। जबकि जो नगरीय बस्तियाँ होती हैं एक और कच्चे माल के प्रक्रमण और तैयार माल के विनिर्माण तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर करती हैं। और जो नगरीय बस्तियाँ होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? जो गाँव से हमें कच्चा माल मिलता है उससे जो चीज़ें बनाई जाती हैं, विनिर्माण उद्योग में लगी हुई होती हैं, उनसे जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो काम करते हैं। और दूसरी तरह की सेवाएं होती है जिनके ऊपर ये नगरीय बस्तियाँ डिपेंड करती हैं। नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में काम करते हैं। नोड का मतलब होता है एक गांठ होती है, कि जो नगर होते हैं वो आपस में चारों तरफ से दूसरे गाँवों से संपर्क किए हुए होते हैं, दूसरे नगरों से जुड़े हुए होते हैं, तो वो एक नोड के रूप में, एक गांठ के रूप में काम करते हैं। न केवल नगर निवासियों के लिए बल्कि अपने पृष्ठभूमि की ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं इन ग्रामीण बस्तियों को भोजन ही प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि कच्चे माल के बदले, जो कच्चा माल यहाँ से आ रहा है उसके बदले ये तैयार माल भी अपने ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध करवाते हैं, सेवाएँ उपलब्ध करवाते हैं। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के बीच जो संबंध होता है वो किसके आधार पर? परिवहन और संचार परिपथ के माध्यम से स्थापित होता है। ये जो दोनों गांव और जो नगर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं? परिवहन के साधनों के द्वारा या फिर कम्युनिकेशन के साधनों के द्वारा। ग्रामीण और नगरीय बस्तियाँ सामाजिक संबंधों, यहाँ क्या होता है इनके अंदर सोशल रूप से भी ये लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनमें सामाजिक घनिष्ठ संबंध होते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। अब जो ग्रामीण बस्तियां हैं उसके प्रकार कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार की हो सकती हैं? तो यहाँ पर जो ग्रामीण बस्तियां हैं उसके जो प्रकार हैं उसको अनेक कारक और दशाएं प्रभावित करती हैं, जिसके कारण वो जो उनकी आकार है वो अलग अलग हो सकती है।
अब उसके अंतर्गत भौतिक लक्षण है। भौतिक लक्षण क्या होते हैं? फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं। भूभाग की प्रकृति, मतलब जो एरिया है उसकी जो प्रकृति है, उसका नेचर कैसा है, उसकी हाइट, जलवायु, जल की उपलब्धता। तो ये क्या है? सारे फिजिकल कारक हैं। सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक, सांस्कृतिक में क्या होगा? हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर, रहन सहन, धर्म, भाषा, ये क्या आएंगी? सारी संस्कृति में आएंगी। उसके बाद है मानव जातीय कारक, जो मनुष्य के आपस में जो मनुष्य कैसे अपने कार्यों को करता है और दूसरे लोग उसके ऊपर कैसे निर्भर करते हैं, वो क्या होंगे? सारे मानव जातीय कारक होंगे। सामाजिक संरचना, जिसमें जाति और धर्म को माना जाएगा। सुरक्षा संबंधी कारक हैं, जिसमें चोरी और डकैती से सुरक्षा करते हैं। बृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा जाता है। यदि हम बाह्य तौर पर देखें तो जो ग्रामीण बस्तियां हैं उसको 4 भागों में देखा गया है: गुंचित, संकुलित तथा आकेंद्रित, अर्धगुंचित तथा विखंडित, पल्लीकृत और परीक्षित तथा एकांकी बस्तियां। अब इन बस्तियों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जो गुंचित बस्तियां होती हैं, अब जो गुंचित बस्तियां होती हैं, फर्स्ट वाली है गुंचित बस्तियां। गुंचित ग्रामीण बस्ती घरों का एक सहन तथा संकुलित रूप से निर्मित अक्षेत्र तक। गुंचित का मतलब गुच्छे, मतलब ऐसे घर जो बिल्कुल पास पास, जैसे अंगूर के गुच्छे में बहुत सारे अंगूर पास पास होते हैं, तो वैसे यहाँ बस्तियों की बात है कि जो घर होते हैं, जैसे ये डायग्राम आपको दिख भी रहे हैं यहाँ पर, ये है गुंचित बस्तियाँ। गुंचित बस्तियाँ मतलब जो घर हैं वो आपस में बहुत पास पास बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो घर होंगे वो क्या होंगे? बहुत पास पास बने हुए होते हैं। संकुलित होते हैं, आपस में पास पास होने के कारण हैं, तो मतलब अधिक बसे हुए होते हैं। रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर खेत खलिहानों और चरागाहों से पृथक होता है। जो इनके रहन सहन का जो तरीका होता है, चारों तरफ से खेतों से और खलिहानों से और चरागाहों से ये पृथक होते हैं, अलग होते हैं। ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से बनी हुई होती है। और ये कहाँ पर पाई जाती हैं? उत्तर पूर्वी राज्य, जो 7 सिस्टर्स वाला एरिया है, वहाँ पर ये बस्तियाँ पाई जाती हैं। कई बार लोग सुरक्षा और अथवा प्रतिरक्षा कारणों से सहंत गाँव में रहते हैं। कि कई बार क्या होता है कि आपस में वो गाँव में रहते हैं, किसकी वजह से? सुरक्षा की वजह से, कि बहुत सारी फैमिलियाँ इकट्ठी होंगी तो वहाँ पर चोरी या डकैती की जो संभावनाएं हो जाती है वो कम हो जाती हैं। जैसे कि मध्य भारत की बात की गई है कि बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में है। राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने संत बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। यहाँ पर जो जल का अभाव है उसने भी इन बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। उसके बाद है अर्धगुंचित। अर्धगुंचित मतलब नाम से स्पष्ट होता है, मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा और गुंचित मतलब गुच्छा। तो ऐसी बस्तियाँ जो अर्धगुंचित मतलब कहीं मतलब थोड़े से घर हैं, फिर कहीं थोड़े से घर हैं, जैसे थोड़े से घर यहाँ हो गए, थोड़े से यहाँ हो गए, तो ऐसे ही होती हैं। ये अर्धगुंचित तथा विखंडित, बिखरी हुई होती हैं। विखंडित का मतलब होता है बिखरी हुई होती हैं। परिक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुंचित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े संहत के पृथक्कन तथा विखंडन के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, उनके बीच में जो पृथक्कन, अलग होने की जो बातें हैं, और विखंडन मतलब बिखराव, इनके परिणाम स्वरूप भी हो सकता है। मुख्य गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। कुछ वर्ग होते हैं, जो कुछ लोग होते हैं वो अपनी इच्छा से बल या बलपूर्वक जो मुख्य गुच्छा होता है उससे थोड़ी सी दूरी पर रहने शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आमतौर पर जमींदार और अन्य प्रमुख समुदाय गांव के केंद्रीय भाग पर आधिपत्य कर लेते हैं। जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ पर कौन आधिपत्य कर लेते हैं? जो जमींदार या जो पूंजीपति या अधिक पैसे वाले लोग होते हैं। जबकि समाज के निचले तबके के जो लोग होते हैं वो गांव के बाहरी एरिया में निवास करते हैं। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। उसके बाद है थर्ड, पल्ली बस्तियाँ। पल्ली बस्तियों में क्या बताया गया है? कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है। मतलब ये हो गई बिल्कुल ही पृथक, बिखरी हुई, किंतु उन सब का नाम एक रहता है। और यहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर इनके जो नाम बताए गए हैं, पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि कहा जाता है। जैसे ढाणी कहाँ का है? राजस्थान का नाम है। किसी विशाल गांव का एक खंडी भवन प्राय सामाजिक और मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेत होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि ऐसे क्षेत्र जो कहीं कहीं बिखरे हुए होते हैं और इन के अलग अलग नाम बता दिए जाते हैं। उसके बाद है परिक्षिप्त बस्तियाँ।
ये साथ में इनकी पिक्चर्स भी दे रखी हैं और इन पिक्चर से ही हमें क्लियर हो जाता है कि कहीं 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 ये दिखाई दे रही हैं, मतलब ऐसी जो बिल्कुल बिखरी हुई होती हैं, दूर दूर क्षेत्रों में होती हैं। भारत में परिक्षिप्त था एकांकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकांकी झोपड़ियों अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों तथा चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ती हैं। बस्ती का चरम विक्षेपण प्राय भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन आधार की आदि, मतलब सीधा सा मतलब ये है कि विखंडित मतलब बिखरी हुई होती हैं। ये कहाँ पर पाई जाती हैं? मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल के अनेक भागों में ये इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं। तो ये हो गया हमारा आज का ग्रामीण बस्तियाँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नगरीय बस्तियों के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करूँगी। और आपको कोई भी डाउट होता है या तो आप मेरे को कमेंट करके यहाँ पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, जहाँ पर भी आपकी इच्छा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।